Hello everyone, welcome to in this session. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी हम जून मंथ के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं और अभी से अब जो भी वीडियोस हैं, अगर उसमें थोड़ी सी वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी मेरा प्रयास होगा कि मैं दोनों पार्ट्स ही एक ही दिन में अपलोड कर दूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है जो जून मंथ के इकोनॉमी में आया हुआ है वो जीडीपी और जीबीए में लेके एक अंतराल आया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई जीडीपी क्या है, जीबीए क्या है और इनमें अंतराल डिफरेंस क्यों आ जाता है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है या टर्मिनोलॉजी को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, तो वो कवर करेंगे। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीब 85-87 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो हम एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे क्योंकि लगातार यहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते रहते हैं। इसके बाद फिर इंडिया में कौशल का परिदृश्य क्या है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह अगर जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन एनालिसिस वाली है वो फिर हम मेंस के सेगमेंट में देखेंगे प्रीलिम्स के बाद। चौथा जो आर्टिकल गिग वर्कर्स से संबंधित है, तो गिग वर्कर्स क्या है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है, नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है, गिग इकोनॉमी क्या होती है और गिग वर्कर्स के लिए हमारे यहाँ पर कौन कौन से प्रावधान किए गए उनकी बेहतरी के लिए, वो आर्टिकल हम कवर करेंगे चौथे आर्टिकल में। पांचवा जो है एनपीए के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि वहां पे लेके हमको कुछ सुधार देखने को मिला है कि बैंकों की बैलेंस शीट बेहतर हो रही। तो हम एनपीए के बारे में प्रीलिम्स के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन है, इसके साथ ही इसमें से बहुत सारे कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिनके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं और उन पर क्वेश्चन पूछे जाने की लगातार पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तो वो चीज़ कवर करने वाले हैं। फिर छठवां जो न्यूज़ आर्टिकल है इंडियन पेमेंट सिस्टम के बारे में है, तो हम इससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए उसको कवर करेंगे। स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके लिए देश करके सरकार ने एक मसौदा प्रस्तुत किया था, तो जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है, उनमें क्या फैसिलिटी वगैरह मिलती है और ये देश करके चीज़ क्या है, उसके बारे में हम कवर करने वाले हैं। रेलवे में इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम जो है रेलवे में इनोवेशन के लिए कुछ किया जा रहा है। ऐसे और जो नोवा आर्टिकल है, ऐसे कुछ इंडेक्स आते हैं जिन पर अक्सर भारत सरकार का कहना ये रहता है कि भाई ये जो है वो भारत को एक प्रकार से भारत की इमेज खराब करने के लिए एक प्रोपोगंडा का हिस्सा है। तो ऐसे कौन कौन से इंडेक्स हैं और किसके द्वारा वो रिलीज किए जाते हैं, वो हमारी प्रीलिम्स के लिए इंफॉर्मेशन काम की बन जाती है, वो चीज़ हम कवर करने वाले हैं। और फिर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, ये जो रणनीति है, तो सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है और भी जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए, हम वो चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसके बाद ब्रीफ में आर्टिकल्स दिए हुए हैं तो उनको हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पर जीडीपी और जीबीए की बात करें तो ये जो क्या होते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको मापने के लिए प्रयोग की जाती है। अगर हम पहले जीडीपी की अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भाई निश्चित समयावधि के दौरान किसी भी देश की सीमा के भीतर अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके कुल मूल्य को हम जीडीपी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इससे ये आकलन लगाते हैं कि भाई पिछले साल इतना प्रोडक्शन था, उसकी कंपैरिजन में हमारी जीडीपी इतने परसेंट ग्रो हुई है। वहीं पर अगर हम जीबीए की बात करें, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड या हिंदी में सकल मूल्य वर्धित, इससे भाई हमको ये पता चलता है कि असल में ये जो अलग अलग सेक्टर में जो फाइनल प्रोडक्शन निकल के आया है, जो अंतिम वस्तुएं सेवाओं का जो मूल्य है, उसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। तो इसमें से क्या है कि हम निवेश और कच्चे माल की लागत को घटा देते हैं। मैं आपको अगर एक बेहतर से एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल, जैसे कि टमाटर है। अब टमाटर का एग्जांपल है कि भाई 20 रुपये किलो टमाटर बेच रहा है, उसका हमने सॉस बना दिया, प्रॉपर मार्केटिंग वगैरह की, अच्छी ब्रांडिंग वगैरह की, और फिर सॉस जो है 120 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा। तो जीडीपी में सिंपली, बहुत सिंपल एग्जांपल में, आप जीडीपी में फाइनल जो उसकी फाइनल जो वस्तु या सर्विस है उसकी कॉस्ट निकल के आएगी 120 रुपये, तो जीडीपी में हम वो काउंट कर लेंगे। लेकिन जीबी में हम ये देखेंगे कि भाई जो पहले के 20 थे उसको घटाया जाएगा, 100 रुपये डिफरेंस निकलेगा, तो वो जीबी में हम 100 रुपये काउंट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, ऐसे अलग अलग जो स्टेज होते हैं वहाँ से हम जीवीए निकालते हैं। अब ये जो जीडीपी होता है वो ये बताता है भाई कि जो भी हम जब जीडीपी को काउंट कर रहे होते हैं, जीडीपी के फिगर देखते हैं कि उत्पादन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से और एक्सपेंडिचर के हिसाब से हमको पता चलता है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है इकोनॉमी में। और जीबीए में असल में हमको वैल्यू एडिशन के हिसाब से पता चलेगा कि उत्पादन के सेगमेंट में कहाँ पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ, तो वो एक्चुअली हमको पता चलेगा। और जीबीए को अक्सर जीडीपी के प्रॉक्सी के तौर पे, यानी कि उसके एक प्रतिनिधि के तौर पर उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर टेक्निकल में फॉर्मूले वाइज बात करें तो सकल घरेलू जो उत्पाद है वो इक्वल टू होता है सकल मूल्य वर्धित, यानी कि जीबीए प्लस
टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि अगर हमने जो भी प्रोडक्शन किया उसके सेंट्रल के जो भी टैक्स हैं, राज्य के जो भी टैक्सेस हैं, जितने भी प्रकार के टैक्स हैं उनको सब हम ऐड करें, उनका सब निकालें नेट टैक्स। और फिर माइनस में अगर हमने कोई सब्सिडीज़ वगैरह दी है, कुछ फूड आइटम के नाम पे कोई सब्सिडी दी है, मान लो अगर हम गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने अलग अलग जो कॉस्ट लगाई होगी सिलेंडर बनाने को लेके स्टील के ऊपर, वो सब उस सब के ऊपर हमने कुछ टैक्स लगाया है। और सब्सिडी में अगर हमने एलपीजी के लिए सरकार ने सब्सिडी दी है तो वो हम माइनस कर देंगे। तो ऐसे करके नेट टैक्स भी हम इसको बोल देते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कि जीबीए मान के चलिए आप 100 रुपये, और नेट टैक्स हमने 20 रुपये लगाए हैं, और सब्सिडी अगर हमने 10 रुपये दी है, तो जो जीडीपी निकल के आएगा वो 100 प्लस 20 माइनस 10 यानी कि 110 रुपये निकल के आएगा। लेकिन यदि यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि टैक्स बढ़ा देते हैं, अगर हम टैक्स 30 रुपये कर देते हैं, तो फिर जीबीए उतना रहने के बावजूद भी जो जीडीपी हो जाएगी वो 120 हो जाएगी। इसी टाइप से अगर हम सब्सिडी बढ़ा दें तो सब्सिडी बढ़ा दें और टैक्स और कम दें, सपोज दैट कि हम जो सब्सिडी देते हैं उसको हमने 20 रुपये कर दिया, और जो टैक्स हैं उसको हमने मान लो 15 रुपये कर दिया। हालांकि इस रेशो में नहीं बढ़ेगा, उसमें क्या है टैक्स तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेंगे क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कैसे चलेगा। तो 20 रुपये है और माइनस सब्सिडी में हमने 20 रुपये दे दी, तो फिर हमको 100 रुपये ही दिखे, यानी कि जीबीए तो उतना ही है। असल में जो वैल्यू एडिशन हुआ है अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग गुड्स एंड सर्विस में, लेकिन जीडीपी में जो अंतराल है ये टैक्स और सब्सिडीज के रेट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आ सकता है। अब यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो भाई जो जीडीपी है उससे हमको समग्र आर्थिक विकास क्या हुआ है पूरी पिक्चर समझ में आती है कि ओवरऑल क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है ओवरऑल ग्रोथ का। लेकिन असल में अगर हमको प्रोग्रेस चेक करनी की सेक्टर वाइज अगर हम देखने कि भाई हाँ कहाँ पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो वहाँ पर जीबीए काम आएगा। पहले देखिए, पहले क्या है जीडीपी को ये प्रॉपर पैमाना माना जाता था, फिर यहाँ पर ये संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 के अनुरूप जो है जीबीए को अपना लिया गया। अब जीबीए से क्या है हमको एक्चुअल पिक्चर समझ में आती है कि भाई क्या क्या वैल्यू एडिशन हुआ है। अब जीबीए को भी काउंट 2011-12 के बेसिस पर किया जाता है और इसमें अलग अलग सेक्टर वाइज हमको पता चल सकता है। ये जो अलग अलग सेक्टर यहाँ पर आप देख पाएंगे दिए गए हैं, कृषि हो, वानिकी हो और मत्स्य पालन है, खनन और उत्खनन है, विनिर्माण है, तो अलग अलग सेक्टर की हमको पिक्चर यहाँ पर एग्जैक्टली समझ में आती है क्या सीन है। तो यहीं पर केवल ओवरऑल जो है यही इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे के आर्टिकल में भी बताई गई है। फिर यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर हम टैक्स बढ़ा दें और सब्सिडी कम कर दें तो हमको अंतर देखने को मिलेगा, तो जीडीपी में अंतर देखिए यहीं पर बताया गया है कि भाई जैसे लॉकडाउन के चलते क्या हुआ कि सब्सिडी में बढ़ोतरी हुई क्योंकि सरकार ने बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स उठाए थे, वेलफेयर उपाय किए थे, तो सब्सिडी में बढ़ोतरी देखने को मिलती। और सरकार की दूसरी ओर क्या हो टैक्स कम हो गए, तो इसकी वजह से क्या है कि इसकी वजह से फिर जीडीपी और जीबीए में हमको अंतर देखने मिला। यहाँ पर 180 आधार अंक का अंतर देखने मिला, 2022 में देखें तो 60 आधार अंक का अंतर देखने को मिला। तो अब ये 180 आधार अंक, 60 आधार अंक या कई बार आप इकोनॉमी देखेंगे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए गए हैं, 50 आधार अंक। इसका एक आधार अंक का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 100 आधार अंक का, सॉरी 100 आधार अंक का कि वो एक टोटल जो है 1% का उछाल देखने को मिला है, तो वो उसको हम 100 मान लें। तो ये इसका प्रणाली हमको समझने वाली बात है, जीडीपी और जीबीए था उसमें क्यों डिफरेंस आ रहा, तो ये हमने देख ली है। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में कवर करते हैं। बाकी देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन और इसमें जो कवर की गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जो भी है वो एनालिसिस वाला हिस्सा जो है वो मेंस के लिए काम करेगा। यहाँ पर कुछ और अगर बात करें मेजर करने का, तो सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें कंजप्शन है प्लस इन्वेस्टमेंट, और वस्तुओं सेवाओं पर जितना भी सरकार जो है खर्च करती है, और टोटल जो हमने कितना निर्यात किया हुआ और आयात किया है, मतलब नेट जो निर्यात है, तो इसके माध्यम से निकालते हैं। तो ये क्या है जीडीपी के अलग अलग मेथड होती हैं, उसी में से एक तरीका है मेजर करने का। बाकी जो काम की इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कवर कर ली है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है यहाँ पर वो एफडीआई से संबंधित है। न्यूज़ है कि भाई 2021-22 में भारत का एफडीआई बढ़कर 83.57 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जो कि अब तक का सर्वोच्च है। इसी तरीके से अगर आप रेमिटेंस की बात करेंगे तो वो भी 80-85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो वो भाई नेक्स्ट ईयर के कंपैरिजन में तो बढ़ोतरी ही लगातार होती रहेगी, मतलब इसमें लगातार कंसिस्टेंसी तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है किसी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज ग्रोथ हमको कम देखने मिल सकती है, बाकी तो ग्रोथ ही एग्जैक्ट जो नंबर में है वो तो हमको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी और बेहतर देखने को मिलेगी। हमारे लिए यहाँ काम की इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये एफडीआई आखिर है क्या, और एफडीआई के बाद यहाँ पर नीचे एफपीआई के बारे में बताया गया, तो दोनों चीज़ें हैं क्या। तो देखिए एफडीआई जो है भारत से जो भी बाहर के लोग रहने वाले हैं और भारत में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको हम एफडीआई और या एफपीआई के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो हम एफडीआई के तौर पे कब कंसीडर करेंगे भाई, जब वो है किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। अब दो टाइप के कोई कंपनी को अगर पैसे उठाने हैं तो या तो वो डिवेंचर वगैरह लॉ के माध्यम से पैसा उठाए,
या दूसरा कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स वगैरह के माध्यम से पैसा उठाए, उसमें क्या हुआ कि उसको एक निश्चित ब्याज दर पे अपना बॉन्ड्स बेचना पड़ेगा। कोई कोई जो इन्वेस्टर है वो बॉन्ड्स लेगा या डिवेंचर लेगा और एक निश्चित टाइम का एक निश्चित ब्याज दर पे देना है, तो उसको प्रॉपर पहले ब्याज देना होगा साल पर या जो भी टाइम लिमिट रहेगी, और उसके बाद प्रॉपर उसको फिर एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद पूरा अमाउंट वापस करना पड़ेगा। इक्विटी में सिस्टम अलग होता है। इक्विटी का मतलब कि हिस्सेदारी हमने दे दी है। जैसे कि अगर आपको बेहतर मैं बताऊं आपको कि जैसे कि फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट क्या है कि एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, और वॉलमार्ट ने यहाँ पे करीब 70-75 हज़ार करोड़ रुपए दे के उसमें इन्वेस्ट किया था, तो वॉलमार्ट उसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बन गई। और इस तरीके से जो बड़ा इन्वेस्टमेंट ये आया, ये एफडीआई में आएगा। तो इसकी क्या कंडीशन है, एफडीआई हम कैसे कंसीडर करते हैं? पहले तो भाई वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट हो। दूसरा फिर यहाँ पे कंडीशन है कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब है कि जो स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और अनलिस्टेड कंपनी में जो लिस्टेड नहीं है, जैसे कि ओला है, या मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, बाइजूस है, अन अकेडमी है, फिजिक्स वाला है, ये अनलिस्टेड कंपनी में आ जाएंगी। तो एडटेक की मैंने बात की लास्ट की 3 कंपनियों के बारे में। तो यहाँ पर जो अनलिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया हो। दूसरा, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया गया है तो उसका जो पेड अप कैपिटल है उसका 10% से अधिक होना चाहिए। अब ये पेड अप कैपिटल क्या है भाई? देखो क्या होता है, कंपनी जब शेयर मार्केट में जैसे लिस्टेड है तो उसने शुरुआत में जब पैसा उठाया हो तो अपना आईपीओ वगैरह लॉन्च किया होगा। तो आईपीओ जब लॉन्च किया होगा तो अपने मान लो जो भी उसने एक शेयर के दाम फिक्स किया था कि एक शेयर बराबर 10 रुपये, और उसके टोटल 1 लाख रहे, 1 लाख शेयर जो है मार्केट में उन्होंने छोड़े हैं। तो ऐसे करके टोटल 10 लाख ऑथोराइज कैपिटल में आ जाएगा अगर कंपनी ने जो फिक्स की है। उसके बाद जनता जितने में परचेज करती है उसकी जो भी वैल्यूएशन होती है, तो वो जितनी भी कंपनी को उस तरीके से, और जितने कंपनी ने जितने भी शेयर जारी किए हैं उन सबका वैल्यू करके देखा जाए कि उसमें कितना पैसा है, तो वो जो पैसा होगा वो पेड अप कैपिटल हो जाएगा। तो उस अमाउंट का 10% से अधिक अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो वो हम एफडीआई के तौर पर कंसीडर करते हैं। इसी का फिर हम नेक्स्ट अगर एफपीआई की बात कर लें तो भाई इसका जो उल्टा थोड़ा सा हो जाएगा, होगा तो उसी इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर 10% से कम होना चाहिए। यदि कोई लिस्टेड कंपनी है तो वहां पर 10% से कम होना चाहिए, और यहां पर यदि कोई, हाँ मतलब दोनों चीज़ें वही चीज़ें कवर हो जाएंगी। मतलब कोई और भी अगर इंस्ट्रूमेंट के साधन इसी तरीके से, इक्विटी शेयर है, डिवेंचर है, प्रेफरेंशियल शेयर है, कोई भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, कुल मिला के जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसमें 10% से कम होगा तो हम एफपीआई के तौर पर कंसीडर करेंगे। अब थोड़ा सा अगर हम एफपीआई की बात करें तो अभी हाल ही में क्या है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन का दौर चल रहा, अमेरिका में भी क्या है कि ग्रोथ जो है उनकी काफ़ी रुकी हुई है, तो वहाँ पर ग्रोथ वगैरह रुकी हुई है और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है, तो ब्याज दरें टाइट की जा रही हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसके द्वारा। तो इन सब की वजह से क्या है कि वहाँ पर लोगों को डॉलर कम मिलते हैं, वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं पहले वहाँ से वो सस्ता पैसा उठा के यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे। तो अभी हुआ क्या है कि अक्टूबर 2021 से लेकर जब तक ये न्यूज़ आइटम आया हुआ है, यानी कि जून 2022 तक, तब तक $33 बिलियन की निकासी की है, यानी जो पैसा उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था वहां से निकाला है। तो इसके रीजंस क्या है, एफपीआई के रीजंस पैसे निकालने के? भाई अमेरिकी जो फेडरल रिजर्व है उसकी मौद्रिक नीति कठोर बना दी है, यानी कि उनको अब जो है महंगा वहां से डॉलर मिल रहा है, महंगा लोन मिल रहा, तो अब वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करने के लिए वो जो है उनको उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, इसलिए पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा क्या है कि भारतीय जो शेयर बाजार है ना इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई चल रहा है, रियल जो वैल्यूएशन है कह रहे हैं इसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है, तो उनको उतना रिटर्न नहीं मिलता, तो ये एक रीज़न है। फिर यूएस में क्या है कि बॉन्ड मार्केट में जो है उसी में इतनी कमाई हो जा रही है कि वो यहाँ पर नहीं आ रहा, और यूएस में क्या है मंदी का जोखिम बना हुआ है। अब बाद में अगर वहाँ पर रिसेशन आ जाता, मंदी यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफ़ी रुक गई है, और वो लगातार रुकी हुई है, 2 क्वार्टर है उससे ज़्यादा के लिए कंटिन्यू, तो वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि उनको डॉलर का वो प्राइस नहीं मिल पाएगा जो अभी उनको मिल रहा है, तो ये सब रीजन इसकी वजह से निकाल लें। फिर एफडीआई है, वो 3 रूट होते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। एक होता है भाई ऑटोमेटिक रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, दूसरा गवर्नमेंट रूट से हो सकता है, और कुछ सेक्टर में फिर जो है प्रोहिबिट किया गया है कि यहाँ पर हम एफडीआई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि ऑटोमेटिक रूट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि रिजर्व बैंक से परमिशन लो या सरकार से परमिशन लेना हो। ऐसे में क्या होता है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, तो सरकार ने क्या है कि पहले हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती थी, तो प्रोसेस काफ़ी जटिल हो जाती है, सरकार का हस्तक्षेप भी हो जाता था, तो फिर सरकार ने इसको ईजी कर दिया है। सरकारी मार्ग है यानी कि गवर्नमेंट रूट, कुछ सेक्टर में ऐसे हैं कोई गवर्नमेंट की जो अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो वहाँ पर उसको लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में, तो उसके माध्यम से पैसा जो है इन्वेस्ट होता है। कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं कि भाई यहाँ पर जैसे कि बैटिंग गैम्बलिंग है, लॉटरी है, कुछ स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं, एटॉमिक एनर्जी वगैरह, वहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है एफडीआई को। तो यही इन्फॉर्मेशन इससे काम की थी। फिर हम अगर आगे बढ़ें
यहाँ पे सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स की बात करी है, कौन कौन से उपाय अपनाए हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है भाई, कानून बनाए हैं, कानून को सरल बनाया गया है, पॉलिसीज़ हैं, ऑटोमेटिक रूट से बहुत सारे सेक्टर में 100% एफडीआई कर दिया है कि भाई 100% तक आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, पूरी की पूरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से सीन बना दिए गए। फिर क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि भाई व्यापार करने को सुलभ बनाया गया है, ये एक रीजन है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि अगर कोई कंपनी जो वर्तमान में उत्पादन कर रही है, अगर वो इस फाइनेंशियल ईयर में जो पहला उसका उत्पादन उससे ज़्यादा उत्पादन करती है तो उसको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो ये भी सब उपाय जो हैं वो एफडीआई को आकर्षित करते हैं। फिर अगर एफडीआई पर नीति में संबंधित घोषणाएं जो हैं वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आती हैं, और इसके अंदर में जो डिपार्टमेंट है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इसके द्वारा इन योजनाओं को देखा जाता है, जारी की जाती है। लेकिन अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो उसको जो अधीन जो है वो आर्थिक कार्य विभाग है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, उसके अंदर कंसीडर किया जाता है कि वहाँ से देखा जाता है। कुछ और मुद्दे हैं यहाँ पर कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, किस सेक्टर में आ रहा है, तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जैसे कि ज़्यादातर जो 62% जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, सेवाएं हैं, ऑटोमोबाइल्स, व्यापार विनिर्माण सेक्टर में आ रहा। फिर इसके अलावा जो है कि कुछ और प्रॉब्लम्स के तौर पे बताए हैं, क्या चुनौतियां हैं, कि भाई कहने का मतलब कि ये सेक्टर लिमिटेड ही आ रहा, सभी सेक्टर में नहीं आ रहा, अगर वहाँ पे आएगा तो ग्रोथ है। फिर रीजन सेंटर्ड आ रहा है कि ज़्यादातर कर्नाटका में आ रहा, महाराष्ट्र में और दिल्ली में इन्वेस्टमेंट आ रहा। कर्नाटका में ज़्यादातर बेंगलुरु सेंटर्ड इन्वेस्टमेंट होगा, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे सेंटर्ड इन्वेस्टमेंट होगा, दिल्ली में गुड़गांव एनसीआर में गुड़गांव जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ सेंटर्ड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो हमको एक प्रकार से इसकी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स या कमियां दिखाने की बात करी जा रही है, इस तरीके से कुछ बातें। फिर यहाँ से ज़्यादातर जो एफडीआई आ रहा है वो टैक्स सेवन कंट्री है, टैक्स सेवन कंट्रीज वहाँ पर टैक्स काफ़ी कम होता है, इसलिए जाके दुनिया भर की दूसरी कंपनियां वहाँ पर कंपनी स्थापित करती हैं, जैसे कि कैमन आइलैंड है, मॉरिशस है, सिंगापुर है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, हमारे यहीं से लोग जो है पैसा अपना वहाँ पर ले जाते हैं हवाला के थ्रू या अलग अलग माध्यम से, फिर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे जो है टैक्स हेवन का या राउंड ट्रिपिंग का भी एक खतरा रहता है। तो ये मुद्दे थे जो हमारे लिए इस आर्टिकल में काम के। नेक्स्ट हमारे सामने जो न्यूज़ आइटम आया है वो क्या है कि एक निपुण स्कीम है। अब निपुण स्कीम क्या है, आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय की स्कीम है, इसके बारे में है। इसका फुल फॉर्म है निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल। निर्माण श्रमिकों के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए पहल शुरू की गई है। निपुण नाम से ही पता चलता है कि भाई ये स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम होगी। इसके बारे में अगर हम बात करें, देखिए जो सरकार का जो लाइवलीहुड को लेके या रूरल जो क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे एक कार्यक्रम चलता है दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन NULM, और एक है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। तो जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है NULM, इसके अंतर्गत एक पहल स्टार्ट की है निपुण योजना, और इसका उद्देश्य है कि श्रमिकों को जो है उनकी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए पहले से भी जैसे ये स्कीम बताई गई इसकी 3 भागों में इंप्लीमेंट किया जा रहा। एक तो भाई पूर्व शिक्षण की मान्यता स्कीम, इसमें क्या है कि पहले से जो स्किल्स है उसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है इसके बारे में बताया गया कि भाई सेक्टर स्किल्स काउंसिल वगैरह बनाई जाएगी, वहाँ से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्लेसमेंट के लिए भी उद्योगों, बिल्डरों, ठेकेदारों के माध्यम से प्लेसमेंट किया जाएगा कि भाई अगर अच्छे जो वर्कर्स हैं उनको क्या है फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, उनको फिर सोशल सिक्योरिटी का फायदा वगैरह मिल सकता है। तो इस तरीके से प्लेसमेंट की सुविधा की कुछ बात करी गई है। फिर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क है, इसके माध्यम से क्या है गुणवत्ता निर्धारित की जाती है, जो भी स्किल्स वगैरह दी जा रही है उसके अंदर जो एजुकेशन जो दी जा रही है उसको वो इंटीग्रेटेड हो और योग्यता फ्रेमवर्क के अंडर में हो। तो ये इस निर्धारित करती है। फिर NSDC है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर में आ जाती हैं। तो ये बॉडीज़ वगैरह ये सब मिलकर काम करेंगी। तो यही स्कीम थी, इसमें जानने वाली इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे और भी योजनाएं चल रही हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्ट्राइव करके एक योजना है, PM प्रधानमंत्री युवा योजना है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो कि ये वाली स्कीम जो है इस चीज़ के लिए। बाकी रिलेवेंट मंत्रालयों का भी इन स्कीमों के बारे में अगर हमको विस्तार से इन्फॉर्मेशन कवर कर लेंगे। असल में क्या है, अभी हम इसलिए बच रहे हैं कि फिर ये आर्टिकल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अभी हम इनको यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर आगे जो है अगर कभी ये रिलेवेंट आते हैं इन्फॉर्मेशन इन योजनाओं के बारे में तो हम विस्तार से देख लेंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन थी पिछले वाले आर्टिकल्स में वो मेंस के लिए है, एनालिटिकल पार्ट है, तो वो मेंस के हिस्से हैं। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी वहाँ कम है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो फिर हम इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास सामने जो चौथा न्यूज़ आइटम है वो गिग वर्कर्स के बारे में। क्या इंडिया जो नीति आयोग है इसने बताया है कि भारत में भाई गिग वर्कर्स की जो संख्या है 2030 तक 23.5 मिलियन तक पहुँच जाएगी। तो कुल मिला के क्या है कि हमें जानने वाली बात यह है कि भाई ये गिग वर्कर्स हैं क्या।
तो गिग वर्कर्स के बारे में देखिए, अगर हम बात करें, देखिए पहले जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वर्कर्स का, अलग अलग बेसिस पर अलग अलग क्लासिफिकेशन। तो पहले एक होती थी भाई फॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, और फिर दूसरे हैं इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। तो जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हो जाते थे भाई, उनको क्या है, प्रॉपर वेतन मिलता था, प्रॉपर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इंश्योरेंस की, पेंशन इत्यादि की ये सब सुविधाएं मिलती थी, प्रॉपर छुट्टियां वगैरह मिलती थी। और इनफॉर्मल सेक्टर में ये हो जाता था कि ये कंडीशंस नहीं होती, तो उनको हम इनफॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र में कंसीडर करते थे, जो फॉर्मल सेक्टर में सुविधाएं नहीं मिलती। अब यहाँ पर क्या है, एक नई चीज़ आ गई समय के साथ, गिग वर्कर्स। तो ये गिग वर्कर्स क्या है, अब आज के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर से ही काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांस के तौर पे काम कर रहे होते हैं, या नए नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जोमेटो है, स्विगी वगैरह है, यहाँ पर काम कर रहे हैं, ओला में काम कर रहे हैं, या रैपिडो वगैरह जो है, बाइक टैक्सी वगैरह, इसमें सब काम कर रहे हैं। तो इनको क्या है, वैसी कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही होती हैं, और ये लोग एक प्रकार से बहुत ही टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। मतलब कि जब चाहे, अगर ये पर डे भी अगर चाह रहे हैं, मान लो कोई रैपिडो की बाइक यूज़ कर रहा है, या ओला की कार यूज़ कर रहा है, ओला में उसने अपनी कार लगा के रखी, तो उसका ऐसा है कि भाई उसको अगर लगेगा कि मेरे को अभी 4 घंटे चलाने हैं, तो वो अपना चालू कर लेगा, जो भी सिस्टम उसमें ऑनलाइन रहता है, और वो अपना काम करता रहेगा। इसको नहीं करना है तो वो बंद कर दिया। इसी प्रकार से अगर कोई फ्रीलांसर है, तो वो काम कर रहा, तो उसको जमेगा कि हाँ भाई इस वाले प्रोजेक्ट में मेरे को काम करना चाहिए, तो वो करेगा, नहीं जम रहा तो नहीं है। तो ये सब जो लोग होते हैं, वो सब इनफॉर्मल जो गिग वर्कर्स के उसमें दायरे में आ जाते हैं। यहाँ पर परिभाषित किया गया है, गिग वर्कर्स एक ऐसा व्यक्ति है जो नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की पारंपरिक व्यवस्था के बाहर काम करता है, ये कार्य व्यवस्था में भाग लेता है, ऐसी स्थिति गतिविधियों को आयोजित करता है। तो कुल मिला के आप अपने शब्दों में सिंपली लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें लिखने की भी जरूरत पड़ती है। फिर गिग इकोनॉमी की बात करी गई है कि निश्चित जो, तो गिग इकोनॉमी की बात करी गई है, तो बताया गया कि भाई एक ऐसा मतलब इकोनॉमी का सिस्टम जिसमें एक निश्चित अवधि के अनुबंध पर आधारित होता है। मतलब कि एक निश्चित अवधि के लिए श्रम बाजार में कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, और उसको भुगतान जो है किसी दूसरे तीसरे पक्ष के द्वारा या मार्केट प्लेस बेस प्रोजेक्ट बेसिस पर किया जाता है, तो वो गिग इकोनॉमी के हिस्से में आ जाता है। और इसी के बारे में जो आईएलओ की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2021 है, ये इसने भी बताया है कि भाई किस प्रकार से जो है लेबर, जो प्लेटफॉर्म संख्या में जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक प्रकार से, वो इसकी संख्या किस प्रकार से बढ़ रही। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनको क्लासीफाई किया जाता है दो, उसमें कुछ होते हैं प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, और दूसरे होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। जो प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं, किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप है, या कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस वगैरह, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, या कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। जोमेटो है, ओला है, स्विगी है, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो मतलब किसी ना किसी वो प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड हैं। और दूसरे टाइप के ऐसे हैं कि भाई वो प्लेटफॉर्म बेस पर नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पर, या किसी प्रोजेक्ट बेसिस पर, या पर आवर्स के बेसिस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स नहीं है। जैसे कि निर्माण सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, तो वो नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स में कंसीडर हो जाते हैं। अब देखिए बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो मेंस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, इसलिए अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये बताया गया कि भाई इनके लिए क्या है, विनियामक ढांचा क्या है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म वगैरह क्या है, या गवर्नमेंट की कोई पहल वगैरह क्या है। तो देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर ई श्रम पोर्टल की बात की है हमने, जो इसके लास्ट वाला वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको विस्तार से बताया था श्रम मंत्रालय का ई श्रम पोर्टल के बारे में। तो ये बनाया गया है ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी या बीमा वगैरह की सुविधाएं वगैरह दी जा सकें सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स के अंदर में। फिर सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जो है, गिग वर्कर्स को एक नई व्यावसायिक श्रेणी के तौर पर मान्यता प्रदान करती है। देखिए जो लेबर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए 4 कोड्स लाए गए थे, उसी में से सामाजिक सुरक्षा जो संहिता है, सोशल सिक्योरिटी कोड्स है, उसी में एक नई व्यावसायिक श्रेणी के तौर पर इसको परिभाषित किया गया है, मान्यता दी गई है। और उनके लिए जीवन, विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा इत्यादि ये सब सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है। फिर एक है जो लेबर कोड है 2019 में इसको लाया गया, तो इसमें क्या है, गिग वर्कर्स जो है, तो जो लेबर कोड है उसमें क्या है, गिग वर्कर्स हैं या अन्य जो संगठित असंगठित क्षेत्र के ऐसे वर्कर हैं जो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आ पा रहे हैं, एक प्रकार से उनके लिए न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन की बात करी गई है। इसके बाद देखिए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थे वो हमारे लिए काम की थी। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि नीति आयोग ने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज करके बताया था कि इतने नंबर्स तक हो सकते हैं गिग वर्कर्स 2030 तक। तो ये जो रेस फ्रेमवर्क है, ये किससे संबंधित है, ये गिग वर्कर्स की बेहतरी से करने के लिए, यानी कि उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको अलाउ करना, बेहतर चीज़ों के लिए इनकॉर्पोरेट करना, सपोर्ट देना, इंश्योर करना कुछ। बस आप याद रखिए कि जो रेज फ्रेमवर्क ये गिग वर्कर्स की बेहतरी करने के लिए जो नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया है, तो ये चीज़ है।
फिर देखिए अगला जो न्यूज़ आइटम है वो एनपीए से संबंधित है। एनपीए के बारे में न्यूज़ आई है कि जो ग्रॉस नेशनल परफॉर्मिंग जी सॉरी जो ग्रॉस नेशनल एनपी है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, तो वो उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो हम सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर ये जो बताया गया है कि सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, डाउटफुल एसेट क्या है, लॉस एसेट्स क्या है, जो भी टर्मिनोलॉजी है वो हमारे लिए काम की हो सकती है। और पहले तो हमें देखते हैं एनपीए ही क्या है। देखिए कोई भी बैंक जो होता है तो बैंक में क्या करते हैं, आम इंसान जो है जाके पैसा जमा कराता है, कॉमन पर्सन या कोई भी इंसान जो है वो बैंक में जो भी पैसा जमा कराता है, तो वो बैंक के लिए जो कुछ भी जमा कराया गया तो बैंक को वो रिटर्न करना, तो वो तो हो जाएगी बैंक के लिए लाइबिलिटीज। लेकिन बैंक ने उसी पैसे को जो दूसरी कंपनी के लिए या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को लोन के तौर पर दिया तो वो बैंकों के लिए हो जाता है एसेट्स। और जब ये एसेट्स जो है एक निश्चित टाइम तक जो है उसका प्रॉपर इंटरेस्ट और जो है ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी इंटरेस्ट दर तय किया गया है वो प्रॉपर उसकी ईएमआई आती रहे, लेकिन अगर वो आना बंद हो जाए तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी टाइमलाइन ऐसे फिक्स करी जाती है, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं या गैर अनार्जक अस्तियां, हिंदी में इसको बोल देते हैं गैर निष्पादक परिसंपत्तियां, गैर अनार्जक अस्तियां वगैरह बोल देते हैं इकोनॉमिक सर्वे की टर्मिनोलॉजी में। तो यहाँ पर क्या है, जो अगर 90 दिन तक किसी भी कोई भी जो ऋण दिया गया है तो उसका 90 दिन तक अगर कोई भुगतान वगैरह प्रॉपर नहीं आता है तो फिर जो है हम उसको एनपीए की कैटेगरी में कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग बताए गए। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो कुछ ऐसी फसलें जिनकी अवधि कम होती है, उनकी अवधि छोटी होती है, तो उनके लिए 2 फसली मौसम का टाइम कंसीडर किया जाता है। और जो लंबी अवधि की फसलें होती हैं उनके लिए 1 अवधि मौसम का कंसीडर किया जाता है। तो और जो एनपीए है, अब एनपीए में अगर कोई परिसंपत्ति 12 महीने या उससे कम समय तक एनपीए रहती है तो उसको 12 महीने तक अगर वो एनपीए बना रहता है तो उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। और 12 महीने से अधिक समय तक अगर वो संपत्ति जो है वो सब स्टैंडर्ड एसेट रहती है तो फिर हम उसको डाउटफुल एसेट कह देते हैं। और अगर कोई बैंक है या जो इंटरनल जो उसका डिपार्टमेंट वगैरह है और वो उसको इस तरीके से पाता है कि भाई इससे ये रिटर्न हो नहीं आ पाएगा, इससे लॉस हुआ है, तो फिर वो लॉस एसेट्स में कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये इसके कुछ जो है टर्मिनोलॉजी होती हैं जो हम जिसके ऊपर पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे जाने की प्रीलिम्स में। कुछ और जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर काम की है, एक चीज़ होती है देखिए स्लिपेज रेशो। अब ये स्लीपेज रेशो क्या होता है भाई कि जो भी अच्छा लोन है, मतलब जितना भी बैंक ने लोन दिया हो उसमें जो इसका प्रॉपर इंटरेस्ट वगैरह है, कैपिटल वगैरह प्रॉपर ईएमआई वगैरह आ रही है, और उसके जो बैड होने की दर है मतलब कि वो एनपीए में कन्वर्ट होने की दर है, तो उसको हम स्लीपेज रेशो को बोल देते हैं। और वो प्रकार से धीरे धीरे अगर घटता जाए तो वो हमारे लिए बेहतर होगा स्लीपेज रेशो। उसके बाद जो है यहाँ पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात की बात करी गई है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात या इसी को बोल देते हैं पूंजी पर्याप्त अनुपात को पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात की जो टोटल कैपिटल है, जिसका टोटल कैपिटल लोन के तौर पे दिया गया है उसमें से ऐसी कितनी हिस्सा है जो जिसमें रिस्क है कि भाई वो पैसा एनपीए में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो CRAR कहलाया जाता है। फिर तीसरी एक बात की गई है यहाँ पर प्रोविजनिंग कवरेज रेशो के बारे में। तो भाई ये प्रोविजनिंग कवरेज रेशो क्या है, पीसीआर। इसमें ये है कि बैंक को भाई अनुमान लगाए, बैंक अपना अनुमान लेके चलते हैं कि इतना पैसा एनपीए में चला जाएगा, तो इसके लिए वो कुछ पैसा सिक्योर रखता है, वो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो में आ जाता है। तो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशंस वगैरह हैं थोड़ी सी, वो हमारे लिए काम की हो सकती हैं, वहाँ पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एनपीए कम हो रहा तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एनपीए कम हो रहा। देखिए अगर 2015-16 में क्या है, ये एनपीए की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी, और ज़्यादातर जो एनपीए जो बैंक भी हैं उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक, उसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें एनपीए की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय लिए थे, जैसे कि एक मिशन इंद्रधनुष प्लान, जो है इंद्रधनुष प्लान लेके आए थे, उसके अंदर में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स कंटिन्यूस में किए जा रहे थे। जैसे कि 4R रणनीति है, तो सबसे पहले हम उसकी पहचान करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ भाई एनपीए इतना, फिर उसका कुछ रिजोल्यूशन करते हैं, फिर रिकैपिटलाइजेशन करते हैं, बैंकों को पैसा वगैरह देते हैं, और इसके बाद जो है उसमें रिफॉर्म करते हैं। तो ये 4R जो प्रोसेस है इसकी वजह से फायदा मिला है। फिर बैंकों के लिए एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज करके जो सिस्टम लाया गया था, इसकी वजह से क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग वगैरह को बढ़ावा दिया है। तो ये तो नहीं, फिर जो इंद्रधनुष प्लान लेके आए थे इसमें बैंकों में कुछ रिफॉर्म्स लिए गए थे, काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लिए थे, उसकी वजह से हमको एनपीए कम हो रहा, मतलब वो एसेट जो बैंकों जो लोन देते हैं वो कम जा रहा, मतलब ऐसा उसका लॉस कम हो रहा। तो उसमें क्या है कि अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ चीज़ें फिक्स करी गई थी। ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है
जो कि अब बदल दिया गया है, इसकी अब रिलेवेंसी खत्म हो गई है, दूसरा बॉडी इसकी जगह पर आ गई। तो ये लेके आ गया था। फिर जो है जो स्ट्रेस एसेट से उनसे बचने के लिए जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह बनाने की बात करी गई थी कि ऐसे से एसेट्स को कोई एआरसी जो कंपनियां वो खरीद लें उन लॉन्स को, और वो उसका कुछ समाधान करती रहे। तो इस तरीके से और भी उपाय लिए गए थे। तो ये इंधनुष जो प्लान है उससे संबंधित था। बैंकों को एम्पावरमेंट करना था, बैंकों की गवर्नेंस में सुधार करना था, जैसे कि उसमें जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज नियुक्त किए जा रहे हैं तो उसके लिए फिर ये बैंकवुड ब्यूरो बनाया गया था। तो ये कुछ उपाय किए गए थे। कैपिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। सरकार जो है बैंकों को सरकार पैसा दे रही थी कुछ प्रॉपरली, कि भाई जिससे वो है अपना उसको वो अपनी बैलेंस शीट से हटा दें एनपीए को, और सरकार उनको पैसा दे तो वो फिर से बेहतर स्थिति में आए। तो ये किए गए हैं, ये सब प्रोसीजर करी गई थी। इसके बाद अगर हम कुछ और आर्टिकल्स देखें तो बाकी इंफॉर्मेशन मेंस की हो जाती है। फिर इंडियन पेमेंट सिस्टम के ऊपर आर्टिकल है। देखिए क्या होता है कि जब हम इंडियन पेमेंट सिस्टम या पेमेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, जो भी हम लेन देन करते हैं तो हम पेमेंट्स का भुगतान करते हैं उसको देने के लिए। जैसे आजकल हम भीम, यूपीआई, जीपे, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट में आपने शेयर वगैरह खरीदे या नहीं खरीदे हैं, उसका सेटलमेंट को छोड़ दें तो बाकी के जो सेटलमेंट हुआ जाता है, मतलब वो प्रॉपर पैसा दिया जाए, टाइम पे मिले नहीं चले, ये सब रेगुलेट करने का काम होता है आरबीआई के पास। और आरबीआई को ये राइट्स मिलते हैं जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 हो उसके हिसाब से। अब